शकुंतला ने अपने बेटे राजीव की शादी हाल फिलहाल में ही की थी और शकुंतला की बहू रिंकू, जो कि गांव की थी, वो शादी के 2-3 दिनों तक तो शांत और बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। लेकिन जैसे ही एक सप्ताह बीतता है, एक रोज शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे शकुंतला, कहाँ है? अपनी बहू का मुंह तो दिखा दे। मैं भी काम में इतनी बिजी थी कि तेरी बहू के मुंह दिखाई में भी नहीं आ पाई। अरे आ विमला, मैं भी सोचूं सब आए हैं मेरी बहू की मुंह दिखाई को, लेकिन ये विमला की बच्ची कहाँ रह गई? रुक, अभी बहू को बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू। शकुंतला जैसे ही अपनी बहू को बुलाती है, वैसे ही शकुंतला की बहू बिना घूंघट किए फोन पर बात करती हुई वहाँ आती है। देखिए, अभी अभी मैं शादी करके अपने ससुराल में आई हूँ और अपने साथ में BMW भी लेकर आई हूँ। अरे तूने भी सही हाथ मारा है। तेरा बेटा तो दहेज में साइकिल के लायक भी नहीं है। और वो BMW मेरी मेहनत से आई है। अब आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही सर। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? क्या बात बोली है तेरी बहू ने। शकुंतला, तेरी तो किस्मत बन गई। अब तेरी बहू ही तेरे घर को रोशन करेगी, वरना तेरा बेटा तो क्या ही करता। बहू, हो गई बात तो इससे मिल ले। ये है अपनी पड़ोसन विमला, जो तेरी मुंह दिखाई के लिए आई है यहाँ। अब क्या घूंघट कर रही है? तब से तो मैं तेरी बहू का ही मुंह देख रही हूँ। रहने दे, अब तो हो गई तेरी बहू की मुंह दिखाई। शकुंतला को ये नहीं पता था कि असल में उसकी बहू करती क्या थी। वो तो बस इतना जानती थी कि उसकी बहू एक बड़ी सी कंपनी में काम करती है, जिसके अच्छे खासे पैसे उसे मिलते हैं। एक रोज देर शाम शकुंतला कहीं बाहर से अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी बहू 2-3 औरतों को बैठाए कुछ बता रही थी और उसमें विमला भी थी। बहू, तो क्या इसमें जो सामान हम खरीद रहे हैं वो अच्छा तो है ना? एक नंबर, और आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा। ये गारंटी हमारी कंपनी की है। अरे बहू, और जब हम इसमें 10-12 लोगों को जोड़ेंगे तब जाकर हमें पैसे मिलेंगे ना? आप जितने लोगों को जोड़ोगी ना, उतने ही ज्यादा पैसे आपको भी मिल जाएंगे। अरे बहू विमला, ये सब क्या लगा रखा है कि लोगों को जोड़ो और पैसे पाओ? अरे माँ जी, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जिसमें आप लोगों को जोड़ती हो, उन्हें हमारे सामान के बारे में बताती हो। उससे मुझे तो फायदा होगा ही, और साथ में उन लोगों को भी फायदा होगा जो लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? तुम 3 को जोड़ो और वो 3 आगे को जोड़ेंगे। ये तो वही है जिसमें लोग फंस जाते हैं। और बहू तो कह रही थी कि वो एक अच्छी और बड़ी कंपनी में काम करती है, लेकिन ये तो यहाँ आकर सबको फंसाने में लगी हुई है। अरे बहू ने तो बड़ा अच्छा कमाई का तरीका बता दिया। अब तू देख तेरी विमला कैसे कमाएगी पैसे। अच्छा ठीक है, अभी तो यहाँ से जा, मुझे बहुत काम है, और अपने साथ इन्हें भी ले जा। अरे क्या हो गया तुझे? अच्छा तो मैं अब समझी, तू नहीं चाहती कि मैं तरक्की करूं। विमला और उन औरतों के जाने के बाद ही शकुंतला अपनी बहू को गुस्से में कहती है, बहू, तू ये क्या चेन बना रही है? इसे जोड़, उसे जोड़, इसे भी जोड़ ही लेते हैं। ये तेरा ससुराल है और हमारे घर की आज तक की किसी भी चीज को लेकर बदनामी नहीं हुई। और अगर तू ये लोगों को जोड़ जोड़ कर फंसाने वाले काम कर रही है तो इसे भूल जा और ये नौकरी छोड़। और जो भी हम रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, तू भी वही खा। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? इससे आपको भी अंदाजा नहीं है कि इसमें कितना पैसा है, और इसी पैसे से तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी की है। ये जो बाहर BMW खड़ी है ना, वो भी मेरे पैसों की है। तो भला ऐसे काम को कोई छोड़ भी कैसे सकता है? बहू, विमला अगर 10 लोगों को जोड़ती है तो उसमें उसका भला नहीं, तेरा भला है। और अगर कोई और भी और लोगों को जोड़ता है तो उन्हें भी तभी मुनाफा होगा जब वो बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे। देख बहू, अब इन भोली भाली औरतों को तो इन सब में ना ही फंसा तो अच्छा है। तो अपना काम दूर ही रख इन सब से। माँ जी, जुड़ तो आप तभी चुकी थी। आपको याद है ना, जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैंने आपका आधार कार्ड मांगा था और कहा था कि इस दुकान से सामान ले आना आप। बस यही वो दुकान थी, सस्ती मिलती है। लेकिन आपको उनकी दुकान का तेल शैम्पू तो पसंद नहीं आया था। उसी दिन मैंने आपको इस चैन में जोड़ दिया था। सत्यानाश हो बहू तेरा, तूने किससे पूछकर मेरा नाम इसमें जोड़ा? मैं इन सब चीजों से नफरत करती हूँ। नहीं बहू, या तो तू अब इस घर में रहेगी या फिर अपने जोड़े लोगों के साथ काम करेगी। शकुंतला को जब ये पता चलता है कि उसकी बहू नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब करती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। शकुंतला की बहू रिंकू सारा दिन फोन पर लगी रहा करती, जिससे शकुंतला और ज्यादा परेशान हो रही थी। अब विमला का शकुंतला के घर आना होता है। क्या बात है, मेरे घर आई है? मैंने तो तुझे बाजार जाने के लिए शाम में कहा था ना। अरे मैं तो बहू से मिलने आई हूँ, और तुम मेरे यहाँ आने से इतना गुस्सा क्यों कर रही है?
अगर तू मेरी बहू से ये पूछने आई है कि वो जो काम तुझे बता रही थी वो कब से चालू करना है, तो देख, मेरे घर से बाहर जाने का रास्ता सीधे बाहर जाता है। देख शकुंतला, मुझे बहुत ज्यादा गुमान हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता किस बात का। ये सही नहीं है, समझी तुम? विमला, तुझे मैंने समझा दिया कि तू इन सब चीजों में मत फंस, लेकिन तू है कि मेरी बातों को मानती ही नहीं है। तभी वहाँ रिंकू आती है और विमला को अपनी कमरे में ले जाती है और विमला भी खूब खुश होती है। बकरा हलाल होने से पहले ऐसे ही खुश होता है, इसका भी वही हाल है। अब जो कुछ हुआ और ये मेरे पास रोकर आई तो मैं इसे पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और विमला, जो कल तक शकुंतला शकुंतला किए फिरती थी, वो आज शकुंतला की बहू रिंकू के गुणगान गा रही थी। बहू, मैं 2 औरतों को और लाई हूँ, इन्हें भी जोड़ ले अपने काम में और इन्हें भी समझा दे कि क्या काम करना है। जब देखो तब किसी न किसी को लेकर आ जाती है। अब तो ये मुझे अपना घर, काम और धर्मशाला ज्यादा लग रहा है। माँ जी, किचन में चावल चढ़ा रखे हैं, गैस बंद कर दो जाकर। यही रह गया था अब तो। हाँ, क्यों नहीं बहू, मुझे भी तो कमाने वाली बहू का शौक था और वो शौक ही रह गया। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। रिंकू तो अब घर का कोई भी काम नहीं करती, पूरे दिन औरतों को बैठाकर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बताती रहती, जिसमें विमला भी शामिल थी। एक रोज देर शाम रिंकू किसी से फोन पर बात कर रही होती है, तभी अचानक से रिंकू रोने लगती है। अरे क्या हुआ, क्यों रोने लग गई? कहीं ये भी तेरे लोगों को जोड़े में सिखाते हैं क्या, बीच बीच में अचानक रोने लगना? हे प्रभु, बहू मांगी थी, ना जाने आपने भी क्या ही थमा दिया। ना ही खुशी हो रही है और ना ही दुख मना पा रही हूँ। माँ जी, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने जितने भी लोगों को इस नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ा था, उन सब के पैसे मेरा बॉस लेकर भाग गया। और तो और जो मैंने BMW खरीदी थी वो भी। ये तो क्या बोल रही है बहू? कितने पैसे दिए थे तूने अपने बॉस को? 2 लाख रुपए और अपनी BMW दी थी। कल ही उसे गाँव जाना था, बल्कि वो तो और भी लोगों का पैसा ले गया। अब तो तू बर्बाद हो गई है। लेकिन बहू, अब तुझे पता भी है विमला और जितनी भी औरतों को तूने जोड़ा है उसका कर्ज कौन चुकाएगा? तेरा बाप देगा क्या भैंसिया बेचकर? बहू, ये भी जुड़ना चाहती है, इन्हें भी बता दे क्या करना है। विमला देख रही है ना इसे, कैसे अपना सर पकड़कर पीट रही है। अब कुछ देर में तू भी इसके साथ अपना सर पीटेगी, क्योंकि तेरा तो क्या, तुम सबके पैसे लेकर भाग गया, तुम लोगों का करता धरता। विमला ये सुनकर बौखला जाती है और रिंकू और विमला की लड़ाई शुरू हो जाती है और शकुंतला तो वहाँ से निकल जाती है। अब जिसे जिसे पता चलता है कि उनका पैसा डूब गया, सब रिंकू से आकर लड़ाई करते हैं, लेकिन शकुंतला को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इन सब मामलों में पड़ती है, क्योंकि उसने तो अपनी बहू को पहले ही सतर्क कर दिया था। पुलिस प्रिया के ससुराल वालों को उसकी सच्चाई बताकर उससे पूछताछ करने के लिए उसे उसके ससुराल वालों के साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहाँ हो रही सारी बातें उसकी सास कल्याणी और पति युग के सर से ऊपर जा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कल्याणी युग से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बहू का इतना शैतानी दिमाग भी हो सकता है कि वो किसी की जान भी ले ले और पता भी ना लगे, वो भी अपनी ही सगी जुड़वा बहन की। इसको ऐसा करने में जरा भी दर्द नहीं हुआ। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। अब सच्चाई क्या है, कितना सच है और कितना झूठ, ये तो यही बता सकती है। लेकिन इसको देखकर लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ कर भी सकती है। शकल से तो कितनी मासूम लगती है। अब तुम हमें सारी बात बताओगी कि तुमने मर्डर क्यों किया और कैसे किया। तुम्हें क्या लगता था कि हम कभी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे और तुम किसी का खून करके आराम से अपना जीवन बिता सकती हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा मैं ऐसा करके बच सकती हूँ, लेकिन शायद मैं गलत थी। इसलिए मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे फांसी मत देना। हुआ ये था कि प्रिया और रिया दोनों हमशक्ल बहनें थी, लेकिन ये बात उनके माँ बाप के सिवा किसी को भी पता नहीं थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद दोनों ने वो शहर छोड़ दिया और नई जगह आ गए। लेकिन प्रिया हमेशा रिया को बस अपनी परछाई बनाकर ही रखती। दुनिया वालों की नजरों में वो दोनों ही बल्कि एक थी। एक रोज सुबह के समय प्रिया आराम से सो रही होती है, तभी रिया उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे जगाते हुए कहती है, प्रिया उठना, देख मैं तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ, जल्दी से उठ जा और चाय पी ले।
यार सोने देना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी मेरा मन नहीं है चाय पीने का, तो यही टेबल पर रख दे, मैं पी लूंगी। इसका मतलब आज तू घर से बाहर नहीं जाएगी। अगर तू हाँ बोले तो क्या आज तेरी जगह मैं बाहर जा सकती हूँ? मेरा आज बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है। पक्का मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है। एक बात बता, तू कहाँ जाएगी घूमने? तुझे यहाँ के रास्ते पता भी है? नहीं ना, तो जो तू कहाँ घूमने जाएगी? जाकर अपने कमरे में बैठ आराम से, जो करना है घर के अंदर कर, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यार ये तो गलत बात है। तू रोज बाहर निकल सकती है, मैं एक दिन भी नहीं निकल सकती हूँ। लोगों से छुपते छुपाते शायद तो ये भूल गई है कि मैं भी एक इंसान हूँ। माना कि तू मुझे बाहर वालों के सामने ना लाकर माँ बाप से किया हुआ वादा निभा रही है, क्योंकि मैं तेरी तरह चालाक और दिमाग की तेज नहीं हूँ जो दुनिया वालों की चालाकियों को समझ सकूं। लेकिन क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? ठीक है, तू रो मत, चली जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाइयो और संभल कर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू जानती है ना कि मैं और तू एक हैं, दुनिया की नजर में दो नहीं है। तो चिंता मत कर, मैं सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। बाय। रिया इतना कहकर तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाती है और मंदिर पहुंचकर पूजा करके लौटते समय जल्दी जल्दी के चक्कर में उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी युग नाम का एक लड़का उसे संभालते हुए कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? कम से कम मंदिर के लिए थोड़ा समय निकाल के आ जाया करो। अभी तुम गिर जाती और तुम्हारे इतने सुंदर चेहरे पर चोट के निशान आ जाते हैं। माफ करिए, मैंने देखा नहीं। एंड थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अब मुझे जाने दीजिए। अरे अरे रुकिए तो सही। अरे इस तरह से थैंक यू कौन बोलता है? जरा प्यार से बोलिए। मैंने आपके इतने सुंदर चेहरे को खराब होने से बचा है। कम से कम थैंक यू तो प्यार से आप बोल ही सकती हो। आप ऐसे ही फ्लर्ट सबके साथ करते हैं या सिर्फ मैं ही मिली हूँ आपको? मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सच में बहुत सुंदर है। मुझे तो अगर आप जैसी कोई सुंदर सी लड़की मिल जाती, मैं तो उससे शादी कर लेता। अच्छा जी, आप तो बहुत फास्ट हैं। एक बार में ही शादी पर आ गए। देखिए, जाइए किसी और को देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है। युग की बातें रिया को भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तभी उसे अपनी बहन की बात याद आती है और वो जल्दी से घर वापस आ जाती है। समय बीतता है। समय के साथ वो रोज मंदिर जाने के बहाने युग से मिलने लगती है और कुछ समय में ही दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। एक रोज रिया प्रिया के पास आती है और उसे युग की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में सब बताते हुए कहती है, प्रिया, अब मैं तेरी और परछाई बनकर नहीं रह सकती हूँ। अब मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और आज मैं युग को सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं युग के बिना नहीं रह सकती हूँ और ना ही मैं कोई झूठ बोलकर उससे रिश्ता रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। प्रिया के बार बार मना करने के बाद भी रिया नहीं रुकती। तभी प्रिया गुस्से में रिया के सर पर कांच के गमले से वार कर देती है, जिसके कारण रिया की मौत हो जाती है। जिसके बाद प्रिया अपनी जान बचाने के लिए देर रात सबके सोने के बाद जैसे तैसे करके रिया की लाश को ले जाकर अपने घर के गार्डन में दफना देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रिया खुद रिया बनकर युग से मिलने के लिए जाती है और उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी हो जाती है। ससुराल में उसकी सास कल्याणी उसकी आरती उतारकर स्वागत करती है और कहती है, बहू, मुझे युग ने पहले ही सब बता दिया है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज के बाद तू अकेली नहीं है। तेरा पति और मैं हमेशा तेरे साथ हैं। कल्याणी की बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। समय बीतता है। समय के साथ प्रिया अपने किए गए जुर्म को भी भूल जाती है। उसे लगता है कि उसका शैतानी दिमाग सबसे आगे चलता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सभी के कर्मों का हिसाब यही होता है। ऐसा ही कुछ प्रिया के साथ भी होता है। पुलिस रिया के मर्डर का पता लगा लेती है और युग के घर पहुंच जाती है और उसके ससुराल वालों को सारी बात बताकर सभी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और प्रिया से पूछताछ भी करती है। देखिए, मैंने जो भी किया, जैसे किया, आप सबको बता दिया है। जो भी हुआ गुस्से में हुआ, लेकिन प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। जाने दे, वो भी तुम जैसी शैतानी दिमाग वाली लड़की को, जिसने अपनी बहन को मार के उसकी जगह लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तू सही कह रहा है बेटा। जो अपनी बहन की सगी नहीं हो सकी, वो किसी और की नहीं हो सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बहू का इतना शैतानी दिमाग है।
कि वो किसी को मारकर दफना भी सकती है। ऐसा करने से पहले तेरे हाथ नहीं कांपे? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैंने आप लोगों को सब बता दिया। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि मेरी कोई हमशक्ल बहन भी है। ये बात किसी को नहीं पता थी, तो फिर आप लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैंने तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था। हर गुनहगार को यही गलतफहमी होती है कि उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी बहन की लाश को दफनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए वहाँ के एक पड़ोसी ने देख लिया था। और जब तुम्हारे मकान मालिक ने तुम्हारे गुमशुदा होने की कंप्लेंट डाली, तभी उसने आकर सारी बातें बताई। जिसके बाद हमने पूरे घर की छानबीन करी, तब हमें तुम दोनों बहन की कुछ फोटोज मिली और गार्डन में उसकी लाश मिली। तब से हमने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। लेकिन सर, इससे तो ये साबित नहीं होता कि ये खून मैंने किया है, तो फिर आपने मुझे क्यों पकड़ा है? हमने कब कहा था कि तुमने खून किया है? हमने तो सिर्फ उस पड़ोसी के कहने पर तुम्हें ढूंढा। पूछताछ करने आए थे कि किसने खून किया है, लेकिन तुमने तो खुद ही सब बता दिया। जो अपनी बहन के साथ गलत कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला। इसने सिर्फ अपनी बहन के साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी धोखा किया है। इसने किसी और की जगह ली है, वो जगह ली है जो कभी इसकी थी ही नहीं। आज के बाद ना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। तूने सही कहा बेटा, क्योंकि ये तो तेरी पसंद कभी भी नहीं थी। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी इसकी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं तो आपकी बहू हूँ ना, आपको मुझे बचाना चाहिए। लेकिन आप तो मेरे ही खिलाफ जा रही हैं। भले ही मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया, लेकिन आपके साथ तो कभी कुछ नहीं किया ना। आपको तो हमेशा ही अपनी माँ माना है। आप माँ जी को समझाइए। मुझसे तो तुम उम्मीद रखो ही मत। जब पुलिस ने हमें बताया ना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी पसंद इतनी गलत कैसे हो सकती है। लेकिन वो लोग ठीक थे, क्योंकि तुम तो मेरी पसंद हो ही नहीं। जो मेरी पसंद थी उसे तो तुम पहले ही मार चुकी हो। तुम यहीं पर रहने के लायक हो, यही तुम्हारी सही जगह है। कल्याणी और युग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले प्रिया को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। इस तरह से कल्याणी की बहू का शैतानी दिमाग उसी पर उल्टा भारी पड़ता है, जिसके बाद प्रिया को अपनी आगे की सारी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ती है। विकासपुर गांव में नव्या अपनी मां रीना के साथ रहा करती थी। नव्या एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। नव्या शादी के लायक हो गई थी, बस इसीलिए उसकी माँ रीना अब उसकी शादी की बात चलाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद रीना की देवरानी आती है और अपनी जेठानी के पैर छूकर उससे कहती है, नमस्कार भौजी, कैसन बानी? हम एकदम ठीक बानी, तू बतावा कैसन बा? इतना दिन बाद तो हमने के द्वार पर आ गइल बाड़ू, ई तो सौभाग्य की बात बा। हाँ भौजी, सब ठीक बा, लेकिन ई काहे पूछत बाड़ू कि हमनी के यहाँ कैसे आईनी? रवा भुला गइल बानी का? अभी कुछ दिन पहले रवा सब रिश्तेदारन से कहले रहनी कि रवा के बेटी बड़ भ गइल बा। हमरा एगो सभ्य लड़का मिल जाई त रवा ओकरा से ओकर ब्याह करा देब। हाँ हाँ, हम ई बात कहले रहनी। एकर मतलब ई बा कि हमार देवरानी की बिटिया खातिर बहुत ही बढ़िया घर का रिश्ता देख ले बा। हाँ हाँ भौजी, इस सच बा कि हम अपना बेटी खातिर बहुत बढ़िया घर के रिश्ता देख ले बानी। और रउआ जानत बानी, उ एजा गांव के ना हई, बल्कि उस शहर के मुंडा हई। अरे वाह, ई तो बहुत ही बढ़िया बात बा। तो उनका नाम का है और उनकरा का परिवार कैसन बा? भौजी, उनके नाम मोहित बा। उनकर बहुत बढ़िया परिवार बा, उनकर आपन बिजनेस भी बा। सोची कि हमनी के बेटी के कितना खुशी मिली वहाँ। हमनी के नव्या वहाँ पर राज करी, राज। इस तरह से रीना अपनी देवरानी की बात सुनकर उस लड़के के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और नव्या और मोहित का रिश्ता बहुत जल्द पक्का हो जाता है। इस तरह मोहित और नव्या की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल में आती है, या यूँ कहें कि वो अपने शहरी ससुराल में आती है। नव्या शुरू से गांव में रहती आई थी, इसीलिए उसको शहर के बारे में कुछ पता नहीं था। पर शहर में रहने की वजह से नव्या के ससुराल वाले काफी खुले विचारों के थे। नव्या को शहरी तौर तरीकों का कुछ पता नहीं था, बस इसीलिए उसकी सास नीलम उसको हमेशा हर चीज के बारे में बताया करती। ऐसे ही एक दिन नव्या अपनी ननद रोशनी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि रोशनी अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही है। ये देखकर रोशनी अपनी ननद से कहती है, ननद जी, ये क्या कर रही हो? ये पंखा चलाकर तुम अपने बालों पर इसकी हवा क्यों लगा रही हो? तुम्हें सर में गर्मी लग रही है क्या? और ये कैसा अजीब सा पंखा है, हम तो कभी ऐसा पंखा नहीं देखे। भाभी, मैं इस पंखे से अपने बालों में कोई हवा नहीं लगा रही
और ना ही मेरे सर में गर्मी लग रही है। साथ ही ये तो कोई पंखा ही नहीं बल्कि हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर, ये क्या होता है? हाँ, हेयर ड्रायर। आपको पता है, इससे हम अपने बालों को सुखा सकते हैं। जब आप अपने बालों को धोकर आओगी ना, तब मुझे बताना, मैं आपके बालों को सुखा दूंगी। फिर आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। पर ननद जी, ये ड्रायर तो बहुत गंदा है, लाओ हम इसको धो दे। अरे अरे नहीं भाभी, इसको धोया नहीं जाता। अगर इसको धोएंगे तो ये खराब हो जाएगा, समझे आप? नव्या को शहर में रहकर हर दिन नई चीजों का पता चल रहा था। बस इसी बात से नव्या काफी खुश थी। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ नव्या अपने ससुराल को काफी अच्छे से संभालती है। वक्त बीतता है और आज हक डे था, पर इस बारे में नव्या को कुछ पता नहीं था। और जब वो किचन में काम कर रही थी, तभी मोहित वहाँ आकर उससे पीछे से गले लगाकर कहता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? यूं इस तरह किचन में आकर हमको गले क्यों लगा रहे हैं? अगर कोई देख लेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हम तो लाश से मर जाएंगे। नव्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रोशनी आती है और अपने भैया भाभी को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। भैया, आप भाभी के साथ रोमांस अपने कमरे में करो ना कि यहाँ। चुप कर, मैं यहाँ कोई रोमांस नहीं कर रहा था। और तू भूल गई है क्या कि आज क्या है? हटो, तुम हमारी ननद को काहे डांट रहे हो? ओकी कोनो गलती नहीं है। और वैसे भी हम बोले थे ना कि ये सब यहाँ सही नहीं है। अब देखो, देख लिया ना ननद जी ने। भाभी काम डाउन, इट्स ओके, सब ठीक है। ये यहाँ सब नॉर्मल है और मैं तो भाई को छेड़ने के लिए ऐसा बोल रही थी। बाकी आपको पता है कि आज क्या है? आज हग डे है। बाय द वे, हैप्पी हग डे। क्या हग दे? भाभी, हग डे नहीं, हग डे। अच्छा, हग डे। हाँ नव्या, आज हग डे था, बस इसलिए मैंने तुम्हें हग किया। खैर, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम मेरा लंच पैक कर दो, मैं थोड़ी देर में रेडी होने जा रहा हूँ। हाँ भाभी, मुझे भी लेट हो रहा है, इसलिए मेरे लिए भी लंच पैक कर दो। नव्या को हक डे के बारे में कुछ पता नहीं था और अपने पति और ननद को इस बारे में कुछ पूछती उससे पहले ही दोनों वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद नव्या किसी से कुछ नहीं बोलती और अपने मन में सोचती है, लगता है इस हग डे पर सभी लोग हगते रहते हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आज के दिन ननद जी और मोहित जी अपने ऑफिस में सारा दिन हगते रहेंगे क्या? हाय दैया, ऐसे कैसे हो सकता है? भला कोई इंसान पूरा दिन इतना कैसे हग सकता है? वो इतना बोलकर अपनी ननद और अपने पति का टिफिन पैक करके उनके पास लेकर जाती है और अपने पति से बोलती है, मोहित जी, मैं क्या पूछ रही थी कि जैसा आपने कहा था कि आज हग डे है, तो उस नाते क्या आप पूरा दिन ऑफिस में हग डे मनाते रहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हे भगवान, ये सभी लोग अपने ऑफिस में हगते रहेंगे, लेकिन ये लोग पूरा दिन हगते रह सकते हैं क्या? उनके ऑफिस में इतने बाथरूम होंगे? नव्या ये सब कुछ सोच रही थी, तभी मोहित और रोशनी नव्या और नीलम को गले लगाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नव्या को इतनी गहरी सोच में देखकर नव्या की सास नीलम उससे कहती है, अरे बहू, क्या हो गया? तू ऐसा भी क्या सोच रही है जो इतनी गहरी सोच में डूबी हुई है? माँ जी, वो मैं क्या सोच रही थी कि आज हग डे है, तो क्या हमें भी हग डे मनाना चाहिए? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। आज के दिन सभी हग डे मनाते हैं, तो हम भी मनाएंगे। इतना बोलकर अब नीलम वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नव्या खुद से मन में कहती है, हे भगवान, आज तो सब इतना हगने वाले हैं कि लगता है आज टॉयलेट पेपर ही खत्म हो जाएगा। नव्या, कुछ कर, नहीं तो आज तेरा टॉयलेट भी भर जाएगा और टॉयलेट पेपर भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं जल्दी से सारा काम खत्म करके बाहर मार्केट चली जाती हूँ और साथ ही में टॉयलेट साफ करने वाले को भी बुला लेती हूँ। नव्या अब अपने घर का काम जल्दी से खत्म करके टॉयलेट साफ करने वाले को बुला लेती है और खुद मार्केट चली जाती है। मार्केट से अब वो काफी सारे टॉयलेट पेपर लेकर आती है और जब वो घर आती है तब वो देखती है कि टॉयलेट साफ करने वाला आदमी उसके घर के दरवाजे पर खड़ा है और उसे देखकर नव्या उससे कहती है, भैया अब यहीं रुको, अभी थोड़ी देर में आप मेरे घर का टॉयलेट साफ कर देना। पर मैडम, आप हमें यहाँ रुकने के लिए कह रही हैं, हमें और भी जगह जाना है। अगर आपको अपना टॉयलेट साफ करवाना है तो करवा लीजिए ना। अरे भैया, हम बोले ना तुमको कि तनिक रुक जाओ। नव्या उस आदमी से बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नीलम आती है और उस टॉयलेट साफ करने वाले आदमी से कहती है, अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, हमें तो इन मैडम ने टॉयलेट साफ करने के लिए बुलाया था, पर अब आप कह रही हैं तो हम रुक जाते हैं। आप ही बताओ ना, हमारे पास केवल एक ही काम थोड़ी ना है, हमें और भी तो जगह जाना होता है।
बहू ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने इनको यहाँ रोका हुआ है? अरे अभी हमने पिछले महीने तो टॉयलेट साफ करवाया है, इतनी जल्दी कैसे भर गया? भैया आप जाओ, हमें नहीं खाली करवाना, और मैं अपनी बहू की तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरी बहू की वजह से आपका समय बर्बाद हुआ। नीलम की बातें सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अब नीलम अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और वो दोनों अंदर गए ही थे कि तभी वहाँ पर रोशनी और मोहित आते हैं। उनको देखकर नीलम अपनी बहू से कहती है, बहू तूने उनको यहाँ क्यों बुलवाया था और तू इतने सारे टिश्यू पेपर लेकर क्यों आई है? माँ जी, आप सभी लोग ही तो सुबह से हक डे मना रहे हैं। आप ही बताओ ना, अब अगर इंसान पूरा दिन संडास में हगता रहेगा तो शौचालय तो भरेगा ही ना, साथ ही बाथरूम वाला पेपर भी खत्म होगा। अरे बहू, हक डे का मतलब हगने वाले दिन से नहीं होता है, बल्कि इस दिन को लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। गले लगाने को हक डे बोलते हैं और तूने तो हक डे का मतलब कुछ और ही समझ लिया। नीलम के समझाने पर नव्या को अब हक डे का मतलब समझ में आता है, जिसके बाद वो अपने घर वालों के साथ हक डे मनाती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।